नमस्कार, मैं विकास वास्टले आप सभी को वास्टले क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि उत्तल दर्पण में कैसे आप F बराबर R2 F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे सबसे आसान तरीका से। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में सिद्ध करना, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आगे से बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाना होगा। हम पहले से ही फिगर बना दिए हैं, ठीक है, कि आपका वीडियो लंबा ना हो और कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए, इसके लिए, है ना। तो एक उत्तल दर्पण बनाना है, इसको नाम दे दिए हैं SQ। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसके समानांतर AM एक किरण लिए हैं जो परिवर्तन हुआ और N से होकर गुजरा, लेकिन जो समानांतर किरण होता है वो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तो दर्पण से परिवर्तन होकर कहाँ से जाता है? फोकस से। तो इससे तो यहाँ पे गया और परिवर्तन होकर N से निकल गया, लेकिन ये आगे जब बढ़ाएंगे तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि F से ही निकलते हुए प्रतीत होती है। तो इसको आगे बढ़ा दिए, F से गुजरता हुआ प्रतीत हो गया। उसके बाद एक अन्य किरण लिए है CT, जो इस पे अभिलंब का काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी दर्पण में अगर वक्ता के अंश कोई किरण जाएगा तो पुनः उसी ही रास्ता से वापस लौट जाता है। तो पूरे हम आपको डायग्राम बना दिए हैं, जो यहाँ पे बनाए हैं बस उसी को लिख दिए हैं। देखिए, माना कि SQ एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष या इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं कि समानांतर AM एक किरण खींचे हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी कि यहाँ से परिवर्तन होकर इधर घूम जाता है, लेकिन इसको आगे बढ़ा के प्रतीत करवाते हैं कि आगे जाकर फोकस पर मिलेगा F। और एक अन्य किरण CT खींचा जो अभिलंब का काम कर रहा है। एक अन्य किरण CT खींचा जो इस पर अभिलंब का काम कर रहा है। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है, या नहीं लिखना चाहता आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या सिद्ध करेंगे। देखिए, F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो किरण लेना ही है। इसमें सबसे पहले आपको दिखाना है I बराबर R। अब I बराबर R क्या होगा? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को R कहते हैं, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। इसलिए सर परावर्तन के नियम से AMT एंगल AMT इक्वल होगा एंगल TMN का, एंगल TMN का। किससे? परावर्तन के नियम से, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। उसमें से दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। तो उसी को यूज़ करके हम लिख दिए AMT बराबर होगा TMN का। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको देखिए TMN इक्वल होगा FMC का, क्योंकि देखिए जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो बनेगा एक दूसरे के क्या बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल TMN इक्वल होगा एंगल FMC का। तो इसको लिख दिए FMC। कैसे इक्वल होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको लिख दिए शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से देखिए एंगल AMT यहाँ भी है और TMN के बराबर है, और इसमें देखिए TMN, यानी इसमें भी TMN और इसमें भी TMN। तो सर ये दोनों अगर बराबर है तो आपस में AMT और FMC भी बराबर होगा, FMC भी आपस में बराबर होगा। तो इसी को हम लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं? सर ये दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल AMT इक्वल होगा एंगल FMC का। इसको मानते हैं समीकरण 3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? सबसे पहले परिवर्तन के नियम से AMT बराबर कर दिए TMN का, क्योंकि परिवर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के मान का बराबर होता है। तो I बराबर R होगा, तो सबसे पहले लिख दिए AMT बराबर होगा TMN का। उसके बाद क्या किए कि हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है, खुद थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसे सिद्ध होगा। तो इसके करने के लिए हम क्या करें? TMN को इक्वल कर दिए FMC का, क्योंकि ये दोनों है क्या है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, और ये जो है क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि इसी के समानांतर खींचे, तो जब पैरेलल हो गया तो दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। और 1 और 2 का हम यूज करके दोनों को बराबर कर दिए AMT बराबर FMC को,
ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बाद देखिए एंगल AMT, ई वाला एंगल बराबर होगा FCM का, किसे? संगत कोण से। जैसे आप ज्योमेट्री में जाकर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ये अगर दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा है तो ये जो एंगल है इसके बराबर होता है संगत कोण से, ठीक है। ये जो होता है इसके बराबर होता है दोनों शीर्षाभिमुख कोण के, तो हम शीर्षाभिमुख कोण का यूज़ कर लिए, ठीक है। इसके बाद किसका यूज करेंगे? संगत कोण का। तो देखिए ये जो हो गया इधर वाला एंगल और इसके इधर वाला एंगल दोनों क्या है? संगत कोण से बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AMT इक्वल होगा AMT, इस वाला को लिख दिए और फिर इधर तरफ देखिए, इधर तो इधर एक ही साइड वाला, तो ई लाइन भी, ई लाइन तिर्यक रेखा काम कर रहा है, तो ई साइड वाला फिर ई साइड वाला, यानी कि एंगल FCM दोनों बराबर होगा किससे? संगत कोण से। किससे बराबर होगा? संगत कोण से, है ना। ज्योमेट्री में जब आप इस चीज़ के बारे में पढ़े होंगे, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अंतःएकांतर कोण क्या होता है, बहिःएकांतर कोण क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। अभी सिर्फ यही समझिए कि सर ये दोनों आपस में बराबर होता है संगत कोण से, तो इसका यूज कर लिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको कितना मान लेते हैं? इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 3 और 4 से आप देखेंगे कि AMT मतलब LHS में बराबर है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि एंगल FCM बराबर होगा एंगल FMC का। आप देखिए तो इसमें E वाला जो है इसके बराबर हो गया, तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज FMC। अब जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, अभी त्रिभुज है ABC, इसमें दो कोण आपस में बराबर है, तो जब दो कोण बराबर होता है तो उसका अपोजिट वाला साइड भी बराबर होता है। इसका अपोजिट वाला इस साइड और इसका अपोजिट वाला इस साइड आपस में बराबर होता है। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज होता है, त्रिभुज का गुण होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसका अपोजिट वाला साइड यानी कि अपोजिट वाला भुजा भी, विपरीत भुजा भी आपस में बराबर होता है। और जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है उसे हम बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसलिए सर एंगल त्रिभुज FMC क्या हो जाएगा? एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा? एक ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? एक MC क्या हो जाएगा? एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। अब जब समद्वि बाहु त्रिभुज होगा तो बताइए इस वाला कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? FM बराबर होगा इस वाला भुजा के सामने, यानी इस वाला कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? FC, यानी कि FM बराबर क्या होगा? FC। इसको बोलेंगे इक्वेशन 5। क्या बोलेंगे? इक्वेशन 5, क्योंकि सर कोण बराबर है तो उसका अपोजिट यानी कि विपरीत वाला भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर FM बराबर क्या लिख दिए? FC लिख दिए। देखिए इसके बाद छोटी द्वारक होने के कारण बिंदु M जो है P के काफ़ी नज़दीक होता है। द्वारक क्या होता है? यानी कोई भी दर्पण है उस दर्पण की कितनी मोटाई है उसी को हम द्वारक कहते हैं। और अगर छोटा द्वारक होगा यानी कि बहुत ही छोटा होगा तो यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर बिंदु दोनों सट जाएगा। एकदम छोटा होगा तो क्या होगा? आपस में सट जाएगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर छोटी द्वारक होने के कारण बिंदु M जो है P के काफ़ी नज़दीक होता है। अब बिंदु M जो है P के काफ़ी नज़दीक होगा, इस कंडीशन में यहाँ से देखेंगे M जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में जो होगा FM जो होगा, F और M जो होगा वो PF के बराबर हो जाएगा, यानी कि FM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। एक सो मान लेते इक्वेशन 6, ठीक है। इसके बाद अपने से आपको दिमाग लगाना है कि F और R किस में आता है। तो F किसको बोलते हैं? F मतलब फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और R मतलब वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सर हमको प्रूफ करने के लिए इसको लेना होगा, PCB और PF को, ठीक है। तो खुद से दिमाग लगाना, क्या लिख सकते हैं? PC बराबर, बताइए PC बराबर क्या लिख सकते हैं? PF प्लस में FC, PF प्लस में FC लिख सकते हैं, PF प्लस में FC। अब लिख दिए। अब सर FC बराबर क्या डिस्टेंस लिखेंगे? ये तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि PF का लिखेंगे क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कह सकते हैं। लेकिन फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी की क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि FC देखिए, FC समीकरण 5 से FC बराबर क्या लिख सकते हैं? FM। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए, PC बराबर लिख सकते हैं सर PF बराबर FM समीकरण 5 से, क्योंकि FC बराबर है किसका? FM का। तो हम इसको यूज़ करके जहाँ पे FC है वहाँ पे हम FM लिख सकते हैं। तो FM लिख दिए। उसके बाद देखिए सर FM मतलब FM भी बराबर है किसका? PF का। तो हम इसको कर सकते हैं PF प्लस में FM किसका बराबर है? PF का। इसको PF कर सकते हैं किससे? यूज किए समीकरण 6 को। इसीलिए समीकरण अलग अलग हम बना रहे थे क्योंकि उसको हम यूज कर सके लास्ट में। आप देख रहे हैं आपको समीकरण का यूज कहाँ पर हो रहा है। तो इन दोनों समीकरण के यूज करके हम इस कंडीशन में ले आए। तो PC बराबर जो हो गया ना PF और PF क्या हो गया? 2PF। अब PF को आप बोल सकते हैं क्योंकि फोकस दूरी हो गया, और PC को बोल सकते हैं क्या? वक्ता
त्रिज्या हो गया, और यही हमको लाना था। लेकिन चिन्ह परिपाटी को थोड़ा सा यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी जो कहता है वो कहता है कि सभी दूरियां कहाँ से मापा जाएगा? ध्रुव से मापा जाएगा, और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगा और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। तो देखिए आप PC बराबर लेना है, PC बराबर, तो PC क्या है? आपतित किरण की दिशा में, क्योंकि आपतित किरण इसको बोलते हैं, और इसी के दिशा में हम माप रहे हैं PC को, तब क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। PC बराबर R होता है, तो ये पॉजिटिव में लेंगे। इसके बाद PF मापना है, PF, तो इसी की दिशा में मापना है PF, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर F भी लेके पॉजिटिव में। अब इसी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, PC बराबर 2F में। चिन्ह परिपाटी से आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं PC बराबर 2PF है, तो PC बराबर रख दीजिए वैल्यू R, और इसके बराबर 2F हो गया। तो ये भी एक कंडीशन आ गया कि वक्ता त्रिज्या जो होगा फोकस दूरी के दुगना होगा। अभी दुगुना में है, तो इसलिए आप F बराबर लिख सकते हैं सर R/2। यही आपको सिद्ध करना था, F बराबर R/2। अब सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि अतः फोकस दूरी जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या कह सकते हैं कि वक्ता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है। ये दोनों चीज़ों के ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज होता है। आई होप आपको जिस तरह से आपको बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रोक कर फिर से स्टार्ट कीजिएगा, आराम आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिद्ध करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिद्ध करने के लिए एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण लेना है। उसके बाद आपको परावर्तन के नियम से I बराबर R दिखाना है। उसके बाद एक त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, और फिर वहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो आपको अब है मेरी जिम्मेवारी आप सभी को मैट्रिक में अच्छा अंक दिलाना, इसलिए मत भूलना हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाना। इस क्लास में तय मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जो सर्जुन के साथ, और नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपको बतलाने वाला है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र को कैसे अवतल दर्पण में सिद्ध करें, क्योंकि 5 नंबर में पूछता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता गाँव में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।